नमस्कार, सत श्री अकाल। डी एस एनी डायरेक्टर क्रॉन इमिग्रेशन एंड क्रॉन पोर्चुगल। जैसे आपको पता है कि क्रॉन इमिग्रेशन की टीम देशों विदेशों में जाती है और बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन एकत्र करने की कोशिश करती है। अगर आप पोर्चुगल से यूके में विजिट करना चाहते हैं, टूरिज्म पर्पज़ से, बिजनेस पर्पज़ से, मीटिंग पर्पज़ से, कॉन्फ्रेंस पर्पज़ से, एग्जीबिशन पर्पज़ से, पोर्टुगल से आप टूरिस्ट वीज़ा यूके का कैसे अप्लाई कर सकते हैं बीइंग पोर्टुगल रेजिडेंट। क्योंकि पोर्टुगीज़ नेशनल जो होते हैं उनको यूके का वीज़ा लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंस स्टेटस पे या टेम्परेरी रेजिडेंस स्टेटस पे रह रहे हैं उनको यूके का वीज़ा लेने की रिक्वायरमेंट होती है। सो यूके में आप किसी भी पर्पज़ से एक्सप्लोर करने के लिए जाना चाहते हैं तो यूके का जो टूरिस्ट वीज़ा है पोर्टुगल से आप कौन वो लोग हैं जो एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उनके बारे में मैं इस वीडियो के ज़रिए डिफाइन करूँगा। और कौन वो लोग हैं जिनके वीज़ा लगने के हाई चांसेस होते हैं इस वीडियो के अंदर मैं डिस्क्राइब करूंगा। और इसके अलावा मैं इस वीडियो के अंदर में ये भी डिस्क्राइब करूंगा यूके का जो टूरिस्ट वीज़ा है वो रिफ्यूज़ क्यों होता है, रिजेक्ट क्यों होता है अगर आप पोर्टुगल से अप्लाई करते हो। इस वीडियो में मैं ये भी डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। ये तीन अहम टॉपिक आज की इस वीडियो के जरिए यूके टूरिज्म पर्पज़ से जाने वालों के लिए, बिजनेस, कॉन्फ्रेंस और मीटिंग पर्पज़ या फैमिली फ्रेंड विजिट के लिए जाने वालों के लिए अहम रहेंगे। सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि कौन वो लोग हैं जो पोर्टुगल से यूके का टूरिस्ट वीज़ा या विजिट, फैमिली विजिट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम लोग जिनके पास में पोर्टुगल के अंदर में मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा ड्यूरेशन की रेजिडेंस कार्ड है या रेजिडेंस वीज़ा है। जैसे कि बिजनेस रेजिडेंस वीज़ा हो सकता है, एम्प्लॉयमेंट रेजिडेंस वीज़ा हो सकता है, स्टूडेंट रेजिडेंस कार्ड हो सकता है, इस तरह के, या रिसर्चर्स या ट्रेनी या इंटर्नशिप या एंटरप्रेन्योरशिप या और स्टार्टअप, ये तमाम जिनके पास भी मोर देन 6 मंथ से ज़्यादा ड्यूरेशन का रेजिडेंस टाइटल है, रेजिडेंस वीज़ा है यहाँ का, वो यूके के लिए टूरिज्म पर्पज़ के लिए यूके काउंसुलेट सेक्शन लिस्बन जो पोर्टुगल में है वहाँ पे अपनी वीज़ा एप्लीकेशन जो है अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं और इस कैटेगरी में एलिजिबल होते हैं जो स्ट्रेट फॉरवर्ड अपनी एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका रेजिडेंस टाइटल है मोर देन 6 मंथ ड्यूरेशन वैलिडिटी होनी चाहिए। और ये भी ध्यान रहे कि जो 6 मंथ हम कैलकुलेट करते हैं ओवर 6 मंथ जिस दिन से आपकी यूके से रिटर्न होती है। फॉर एग्जांपल आपने वीज़ा आज अप्लाई किया है लेकिन आज के बाद आप 1 महीने के बाद आपको वीज़ा मिला है और उसके बाद जब आना है वापस आपने आफ्टर 10 डेज आना है, तो इट मीन आपका 6 मंथ वहाँ से कैलकुलेट किया जाएगा कि आपकी 6 मंथ की रिटर्निंग डेट से ही एंट्री होनी चाहिए वापसी के लिए। और दूसरा आपके पास वापस आने का प्रोविज़न भी होना चाहिए। अगर पोर्टुगल से ट्रैवल कर रहे हो तो वो जो आपकी एंट्री है रेजिडेंस टाइटल की या वीज़े के टाइटल की, वो मल्टीपल टाइप आपका रेजिडेंस टाइटल होना चाहिए या वीज़ा होना चाहिए ताकि आप री एंटर कर सको कंट्री के अंदर में। तो वो तमाम लोग इस कैटेगरी में यूके का टूरिस्ट वीज़ा पोर्टुगल से अप्लाई कर सकते हैं। ये तो मैंने बताया था कि वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वीज़ा अप्लाई करने का मीनिंग ये नहीं है कि वीज़ा मिल गया है। अब मैं बताऊंगा आपको वीज़ा लगने के चांसेस किन लोगों के ज़्यादा होंगे। अगर आपके पास में रेजिडेंस टाइटल है तो वीज़ा अप्लाई करने की एलिजिबिलिटी बनती है। एग्जाम में आप बैठ सकते हो लेकिन आपकी एग्जाम में फर्स्ट पोजीशन आती है, सेकंड आती है, या पास होते हो या फेल होते हो, वो डिपेंड करता है आपकी क्रेडिबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर में कि आपके पास में वीज़ा किन लोगों को मिलेगा, आपके पास किस तरह के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। एक तो आपके पास में जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है मोर देन 1 ईयर ड्यूरेशन का वैलिड एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट या बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट या आपका यूनिवर्सिटी एडमिशन एनरोलमेंट जो एजुकेशन प्रोग्राम या कोर्स है वो मोर देन 1 ईयर, ड्यूरेशन ऑफ 1 ईयर और मोर 1 ईयर्स, 1 साल से ज़्यादा की ड्यूरेशन का आपके पास में कॉन्ट्रैक्ट हो। और अच्छा चांसेस रहेगा कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, वो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट हो इंस्टेड ऑफ टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। और उसके बाद में आपकी जो इनकम है, आपकी मिनिमम इनकम पोर्टुगल के अंदर में 700 यूरो है, लेकिन आपको 700 यूरो में वीज़ा नहीं मिलेगा। आपकी जो इनकम है मोर देन 800 यूरो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में डिफाइन होती है, जो आपकी आईआरएस है उसके अंदर डिफाइन होती हो, जो आपकी सैलरी है उसके अंदर डिफाइन होती हो 850 यूरो और प्लस। अगर जितनी ज़्यादा इनकम होगी उतने चांसेस आर ब्राइट। अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी इनकम जो 800 से लेके 1200 के बीच में है तो उन लोगों के चांसेस जो हैं अच्छे हैं। और ब्राइट है जिनकी 1200 से ज़्यादा इनकम डिफाइन होती है तो हम उनको कहेंगे कि आपकी 80% चांसेस आर टू ऑब्टेन यूके वीज़ा फ्रॉम पोर्टुगल।
इसके अलावा इंपॉर्टेंट कंसर्निंग मैटर्स हैं, जैसे मैंने सैलरीज का बताया, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट शुड बी परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट। और आप किसी भी कंपनी में जहां पे भी आपका ये एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आप पिछले 6 महीने से कंटिन्यू उसी कंपनी के अंदर में काम कर रहे हो, एक ही जगह पे, एक ही प्लेस के अंदर में, एक ही कंपनी के अंदर में, देयर आर हाई चांसेस। और इंपॉर्टेंट इसके अंदर में ये भी रहता है कि आपका जो डेजिग्नेशन है, जो आपका डेजिग्नेशन है वो एज ए लेबर कैटेगरी का नहीं है, क्लीनर का नहीं है, आपका जो डेजिग्नेशन है वो एक सुपीरियर लेवल का, सुपरवाइजर लेवल का है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में मेंशन्ड, तो देयर आर मोर ब्राइट चांसेस कि आप जो और अच्छे चांसेस रहेंगे आपके वीजा ऑब्टेन करने के। और जैसे मैंने इनकम के बारे में डिफाइन किया, इनकम जो सैलरी है आपकी, जो मिनिमम सैलरी है वो नियरली 800 प्लस सैलरी अगर है और इन एडिशन कोई आपके पास में इनकम है, इट इज मोर क्रेडिबल एंड मोर हाई चांसेस। और आपके अंदर में जो बैंक बैलेंस है, जो फंडिंग की हम बात कर रहे हैं, तो फंडिंग के अंदर में आपके बैंक के अंदर में 2000 to 500,000 यूरोज होने चाहिए, जस्टिफाइबल फंड होने चाहिए कि आपकी इनकम हो रही है, एक साल से आप काम कर रहे हो, आपके अकाउंट में फंड पड़े हुए। कभी कभी क्या होता है कि हम ओवर फंड्स दिखा देते हैं, ओवर फंड्स भी आर नॉट एक्सेप्टेबल यूके के अंदर में। तो इंपॉर्टेंट रहता है कि आप फंडिंग जो है सडन ना डालें, आपके अकाउंट के अंदर में एक बैलेंस मेंटेन होता हो पिछले 6 महीने से, 8 महीने से। दैट इज वेरी कंसर्निंग पॉइंट। यूके इस चीज को बहुत ही कैच करता है कि आपकी जो इनकम है रेगुलर है या इनरेगुलर है। जो आपकी इनकम है वो रेगुलर डिफाइन होती हो, रेगुलर मीन्स आपको रेगुलर सैलरी मिल रही है, या आप कोई बिजनेस कर रहे हो, या आप फ्रीलांसर हो, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल हो, तो आपकी इनकम जो रेगुलर आपके बैंक के अंदर में डिफाइन होती है। ट्रांजैक्शन और मूवमेंट्स जो बैंक की हैं वो रेगुलर हैं। ऐसा नहीं है कि आपने वीजा पर्पस अवेल करने के लिए या वीजा ऑब्टेन करने के लिए फंड सडन बैंक अकाउंट के अंदर में राइज कर दी और आपके पास में फंड के बेस पे आप वीजा क्लेम कर रहे हो। एक्सक्लूसिवली आप बैंक के अंदर में जो फंड पड़े हुए हैं उनके अंदर में, उनके बेस पे आप वीजा क्लेम नहीं कर सकते। वीजा क्लेम आपकी जो रेगुलर जो इनकम है, जो कंटिन्यूटी जो आपकी इनकम की है, उसके बेस पे क्लेम कर सकते हो। अगर फंड कम भी है लेकिन आपकी इनकम डिफाइन होती है एवरी मंथ 1000 यूरो फ्रॉम द पास्ट 8 मंथ और फ्रॉम द पास्ट 1 ईयर, आपके अकाउंट के अंदर इवन 2000 यूरो है, स्टिल यू आर एलिजिबल टू अवेल द वीजा एंड देयर आर हाई चांसेस टू अवेल द वीजा। लेकिन आप अकाउंट के अंदर में 10,000 यूरो भी दिखा देते हो, लेकिन आपकी जो इनकम है पीछे से रेगुलरिटी नहीं है, वो 200, 300, 500 या रेगुलर इनकम दिख ही नहीं रही कहीं पे भी, ना तो सैलरी स्लिप के अंदर में आ रही है, ना बैंक स्टेट के अंदर में आ रही है, ना आपके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में है, उस ना आपके सोशल सिक्योरिटी के अंदर में, उस केस के अंदर में वीजा चांसेस आर लो। आपके पास फंड ज्यादा है लेकिन वीजा नहीं मिल रहा, आपके पास फंड कम है, वीजा एक आदमी को मिल रहा है। देयर इज रीजन बिकॉज ऑफ द मूवमेंट्स ऑफ योर बैंक, स्टेटमेंट ऑफ योर बैंक, स्टेबिलिटी ऑफ योर इनकम। ये बहुत ही मायने रखता है यूके का वीजा अप्लाई करने के समय। जो IRS है, जिसको हम इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं, जो आपकी IRS है वो ओवर 10,000, मोर देन 10,000 यूरो है, देन स्टिल क्रेडिबल। वो ही आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है कि आपको वीजा लगने के जो चांसेस हैं वो हाई हैं, वो ब्राइट हैं। कि आप ये सोचते हो कि आप सडन पैसे अकाउंट में डाल दोगे और फंड आपको वीजा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। तो उस केस के अंदर में आपकी रेगुलर इनकम, कंटिन्यूटी ऑफ इनकम, आपके सैलरी स्लिप्स और आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट की परमानेंट और हाउ लॉन्ग यू हैव ए कॉन्ट्रैक्ट, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये बहुत ही मायने रखते हैं यूके का जो वीजा है अप्लाई करते समय। अगर आप इन चीजों का ध्यान रखते हो तो योर वीजा विल बी गारंटेड बाय द कॉन्सुलेट। देयर आर हाई चांसेस, आपको बहुत ही ब्राइट और अच्छे चांसेस रहेंगे वीजा मिलने के। और अब मैं ये बताऊंगा कि अगर आपका वीजा रिजेक्ट क्यों होता है। कुछ लोगों के वीजा जो रिजेक्ट होते हैं, प्रोफाइल अच्छी होने के बावजूद भी वीजा रिजेक्ट हो जाते हैं, उसका रीजन क्या है। उसका रीजन, जो वीजा रिजेक्शन का रीजन होता है, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन होता है आपकी इनकम की रेगुलरिटी। जो मैंने पहले भी आपको बताया कि आपकी चांसेस अगर बढ़ाती है, और रिजेक्शन के भी, कि आपकी इनकम जो है किस तरह से डिफाइन हो रही है, कॉन्सुलेट आपकी इनकम को क्या प्रिज्यूम कर रहा है। पुर्तगाल के अंदर में वो लीगल है तो वो क्या इनकम जनरेट कर रहा है, क्या इनकम है, और रेगुलरिटी क्या उसकी इनकम के अंदर में। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन रहता है। तो इस चीज के लिए जो आपका रिजेक्शन का एक कारण बनता है कि आपकी इनकम की इनरेगुलरिटी, अगर आपकी इनकम रेगुलर नहीं है और कंपैरेटिवली यूके के पैरामीटर के अकॉर्डिंगली उतनी वायबिलिटी नहीं है, और आपका जो ट्रिप है, जो आप ट्रैवल कर रहे हो, उसके ऊपर में एक बड़े एक्सपेंसेस कर रहे हो, काफ़ी सारा खर्चा कर रहे हो, लेकिन वो आपकी इनकम के साथ मैच नहीं कर रहा, ठीक है ना। या आपके बैंक के अंदर में बहुत सा पैसा पड़ा हुआ, वो आपकी इनकम के साथ मैच नहीं कर रहा। तो इंपॉर्टेंट कंसर्न होता है इनकम, किस तरह की कंटिन्यूटी है, कितनी आपकी इनकम है, वो आपके बैंक के साथ में मैच कर रही है, क्या आपके ट्रैवल प्लान के साथ में मैच कर रही है, आप ट्रैवल कर रहे हो उस पर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कितना खर्चा कर रहे हो, क्या वो आप इनकम पिछले 3 महीने से कमा सकते हो, या पूरे 1 साल में उतनी सारी इनकम कमाई और 1 साल का पैसा आप अपने ट्रिप पे ही खर्च रहे हो। तो ये बड़ा मायने रखता है जो इनकम का कंसर्न है वीज़ा अप्लाई करते समय। इसलिए जब आप इन तमाम चीज़ों को मैच नहीं करते तो आपका वीज़ा जो है
रिजेक्ट होता है। जो कॉन्सुलेट है इस चीज़ को प्रिज्यूम करके आपका वीज़ा रिजेक्ट करता है। उसको ये महसूस होता है कि आपने जो ये इनकम दिखाई है या प्रेजेंटली फंडिंग दिखाई है या आप हमें रिप्रेजेंट कर रहे हो वो ओवर दी काउंटेबिलिटी है, जो कैलकुलेशन है उससे बाहर जा रही है, तो इसी कारण वो आपका वीज़ा जो है रिजेक्ट कर देता है। एक और अहम बड़ा कारण बनता है रिजेक्शन का, जब हम यूके का फॉर्म फिलिंग करते हैं। यूके का जो वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है वो अप्रॉक्सीमेटली 10 से 12 पेजेस का एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके अंदर में तकरीबन 50 से 60 ऐसे क्वेश्चंस और टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे होते हैं। क्वेश्चंस तो कॉमन होते हैं, नॉर्मल होते हैं, जिसके अंदर में हमें रिप्लाई करना होता है। लेकिन वीज़ा ऑफिसर जो माइंड सेट से इससे नहीं पूछता कि वो ये जानना चाह रहा है कि आपके पास कितने पैसे हैं, आपकी इनकम, वो ये नहीं जानना चाह रहा। वो एग्जैक्टली ये जानना चाह रहा है आपके केस के अंदर में कि आपकी जो टाइज हैं कंट्री के अंदर में कितनी रिलायबल है और कितनी स्ट्रॉन्ग है, और या फिर जो आप मेरे को 10,000 यूरो या 1000 यूरो मंथली इनकम दिखा रही है ये कितनी रिलायबल है, इसकी सिक्योरिटी क्या है, इसकी परमानेंट क्रेडिबिलिटी क्या है कि ये स्टे रहेगी, ये इसकी लूज नहीं हो रही, या ये पिछले कितने समय से चल रही है, वो ये जानने की कोशिश कर रहा है। फिर वो ये जानने की कोशिश कर रहा है वीज़ा ऑफिसर कि जब आप जाओगे ये ट्रिप जो आपका जो पर्पस है ट्रैवल करने का वो कितना रिलायबल है, कितना जेन्युइन है, कि आपकी तैयारी कितनी है उसके प्रति, आपने क्या क्या तैयार किया हुआ उस ट्रिप को अवेल करने के लिए। और ये जानने की कोशिश कर रहा है वीज़ा ऑफिसर आपसे कि आप वहाँ पे जाने के बाद आप वापस आओगे तो क्यों आओगे, टाइज क्या है आपकी कंट्री के अंदर में, जहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर रहे हो, पोर्टुगाल से कर रहे हो या फिर स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, कहीं से भी कर रहे हो, उस कंट्री के अंदर में लीगलिटी क्या है, आपको किस तरह से आप लीगल रह रहे हो और कितने समय से आप लीगल रह रहे हो, और फर्दर आपका फ्यूचर क्या है उस कंट्री के अंदर में, आने वाले समय में आपका क्या फ्यूचर है, कि आने वाले 2 साल के अंदर में आपको वो नेशनलिटी मिल सकती है, या फिर आपकी जॉब को लेकर के आने वाले टाइम में आपकी जो सैलरी इनहांस हो सकती है या आपका डेजिग्नेशन इनहांस हो सकता है। तो ये कैलकुलेशन लगाता है आप जब वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हो। ये कोई आपसे पूछने नहीं जा रहा कि आप उसको बताओगे कि मैं नेशनलिटी लूंगा 5 साल के बाद, लेकिन वो आपकी एग्जम्पशंस कर रहा है जब हम फॉर्म फिल कर रहे हो। तो फॉर्म को बड़े ही केयरफुल और तरीके से हमें फिल करना चाहिए, नहीं तो ये एक कारण बनता है वीज़ा रिजेक्ट होने का। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास में उतने ज़्यादा पैसे नहीं है जो हम अपने ट्रिप के ऊपर खर्च करने जा रहे हैं, क्योंकि फॉर्म के अंदर में ये भी पूछा जाता है कि आप इस ट्रिप के ऊपर कितना पैसा खर्च करोगे। तो वो इतने पैसे खर्च कर रहे हैं कि हमारे पास ना तो उतने पैसे और ना ही हमारी इनकम है कि वो पूरे 1 साल में भी नहीं हम कमा पाते। तो वीज़ा ऑफिस स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको समझता है कि इतने पैसे ये कहाँ से खर्च लेगा, तो वो भी एक कारण हो सकता है आपके फॉर्म के अंदर में गलत इंफॉर्मेशन भरने से आपका रिजेक्शन का। तो ये फॉर्म फिलिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टास्क, जिसको हम सोच के समझ के और एक्सपर्ट की राय के जरिए ही फॉर्म फिल किया जाए, ताकि वो ही एक कारण आपके वीज़ा रिजेक्ट होने का ना बने। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट, कवर लेटर। जब हम कवर लेटर डिफाइन करते हैं, कवर लेटर बनाते हैं, जस्टिफिकेशन एसओपी जिसको हम बोलते हैं वो बनाते हैं, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मायने रखती है जब हम अपने, क्योंकि वीज़ा ऑफिसर जो है पूरी आपकी एप्लीकेशन को नहीं देखता, वो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट देखता है, एक आपका एप्लीकेशन फॉर्म और एक आपका कवर लेटर। कवर लेटर के अंदर में बड़े ही सही और सटीक तरीके से हमें इंफॉर्मेशन फिल करना है या कवर लेटर डिफाइन करना है। जो आपका पर्पस ऑफ ट्रैवल है वो जेन्युइन है, जो आपकी इनकम है वो रिलायबल है और जेन्युइन है, ये कवर लेटर के अंदर में ही हमें डिफाइन करना होता है। और जो टूर प्लान है, टूर प्लान आपने 10 दिन का बनाया, आप 10 दिन के अंदर में कहाँ कहाँ घूमोगे, आप क्या क्या देखोगे आप, और 10 दिन सफिशिएंट है कि आपकी ट्रिप के लिए, या ज़्यादा आप उसको लग रहा है कि अकॉर्डिंग टू हिज इनकम, अकॉर्डिंग टू हिज सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू हिज जॉब, ये 10 दिन ज़्यादा है, क्योंकि 10 दिन कोई भी एम्प्लॉयर इसको ऐसे छुट्टी नहीं देगा। जब 10 दिन के लिए खर्च करने के लिए यूके के पास इसकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है, जब 10 दिन के अंदर में ये चीज़ों को आप देख ही नहीं पाओगे, तो कवर लेटर के अंदर में ये आप कैसे डिफाइन करते हो, 8 दिन में, 10 दिन में, या 6 महीने में, या 1 मंथ आप अपना ट्रैवल प्लान। सो ट्रैवल प्लान एंड cover letter is a very important task for the demonstration to avail the visa। नहीं तो क्या होगा, ये भी एक कारण बन सकता है कि कवर लेटर को आपने अच्छे से समराइज नहीं किया, एक्सप्लेनेशन नहीं किया कि वीज़ा ऑफिसर आपके ट्रैवल को पर्पस को समझ पाए, या आपकी इनकम को समझ पाए, या आपकी सिक्योरिटी ऑफ जॉब को समझ पाए, या आपकी कंट्री के अंदर में टाइज को समझ पाए। ये तमाम चीज़ों को वो ना समझने के कारण आपका वीज़ा एक जो है रिजेक्ट कर सकता है। और लास्टली मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि यूके का वीज़ा अगर आप पुर्तगाल से या यूरोप की किसी भी कंट्री से अवेल कर लेते हो, उसके बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। आपको बेनिफिट्स, सबसे मेजर और इम्पॉर्टेंट बेनिफिट्स हो सकता है कि कल आपको यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर में वीज़ा अगर आपने अप्लाई करना है, तो आपका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकता है कि आपको यूके का वीज़ा मिला हुआ है और यूके का ट्रैवल करके आप वापस आए हो। आने के बाद अगर आप यूएस का या कनाडा का वीज़ा प्रोसीड करते हो
यू हैव हाई चांसेस टू अवेल यूएस, कनाडा और फर्स्ट अदर वर्ल्ड कंट्रीज का वीज़ा मिलने के चांसेस आर मोर लैक्स, मोर इजी हो जाते हैं, जो सबसे मेजर एडवांटेजेस है। इसके अलावा ये आपकी प्रोफाइल को पुश बैक देता है फ्यूचर के अंदर में यूके के अंदर में जाने के लिए, यूके के अंदर में रीसेटलमेंट होने के लिए, कि आप यूके के अंदर में जा रहे हो रीसेटलमेंट होने के लिए, या कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है, फॉर एग्जांपल वर्क की अपॉर्चुनिटी मिलती है, स्टडी की अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उस केस के अंदर में भी आपके चांसेस आर ब्राइट और क्लियर, स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके इंटेंशंस उसको क्लियर होते हैं कि ये जो बंदा है एक्चुअल पर्पस से ही जाना चाहता है। क्योंकि पिछली दफ़ा लास्ट टाइम जब ये गया था टूरिज्म पर्पस से गया था और टूरिज्म पर्पस से वापस आया। अब अगर ये स्टडी पर्पस से या शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स से लेकर के या जॉब सर्च वीज़ा को लेकर के या वर्क परमिट की एप्लीकेशन को लेकर डाल रहा है, तो इसके इंटेंशन क्लियर हैं, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड आपके एप्लीकेशन को अप्रूवल देंगे, ग्रांट करेंगे। वन ऑफ द दिस बेनिफिट एज वेल, ये भी एक बहुत ही बड़ा अहम बेनिफिट्स रहता है कि आप कल को फ्यूचर के अंदर में किसी दूसरी कंट्री के लिए या फिर से यूके के लिए प्लान करते हो, जो कि आपकी प्रोफाइल को पुश देता है। साथ में ये भी एक बेनिफिट है कि आपको नेक्स्ट वीज़ा जो है, ड्यूरेशन ऑफ वीज़ा 1 ईयर का, 2 ईयर का, 5 ईयर का मिलता है। यूके का लॉन्ग ड्यूरेशन का वीज़ाज भी मिलते हैं। जब आप एक बार शॉर्ट ट्रिप पे वापस आ जाते हो, रेगुलर उसको यूज़ करते हो सही तरीके से, तो नेक्स्ट वीज़ा अगर आप यूके का प्रोसीड करोगे 2 ईयर का और 5 ईयर का आपको विजिट वीज़ा मिलेगा यूके का। जैसे मैंने यूएस कनाडा का बताया वो तो मिलता ही है, इसके अलावा यूके का नेक्स्ट विजिट वीज़ा आपको लॉन्ग ड्यूरेशन का मिलेगा, विच इज़ ए मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट फॉर यू, कि आपको बार बार वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी मैं ये बताऊंगा कि हम लोग कैसे प्रोसीड करते हैं। सबसे पहले जब भी आप हमारे साथ, हमारी टीम के साथ रब्ता करते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम आपकी फाइल को एनालाइज करते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करते हैं कि वीदर यू आर एलिजिबल और नॉट। हम आपको एक इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, एक फॉर्म भेजते हैं जिसके अंदर में आपने हमें अपने बारे में शॉर्ट डिस्क्रिप्शंस में बताना होता है। उससे हम, हमारी टीम, हमारे एक्सपर्ट जो एनालाइज करते हैं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं। सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी का आता है सबसे पहले। जब आप एलिजिबल होते हो तो फिर हम ये एनालाइज करती है हमारी टीम कि अब आपको वीज़ा लगने के चांसेस जो कैसे ब्राइट हो सकते हैं, कैसे बढ़ सकता है। उसके लिए हम आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंटेशन किस तरीके से, और डॉक्यूमेंट को हमें किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है एम्बेसी के अंदर में। जो आप हमारे साथ में रब्ता करते हो, हमारी टीम इनिशियल स्टेज में आपको एनालाइज करती है, फिर डॉक्यूमेंट के बारे में लीड करती है। उसके बाद में जो आपका कवर लेटर है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, आपकी इनकम को कैसे डिफाइन करना है, आपकी टाइज को कैसे डिफाइन करना है। ये जो टॉप हमारे एक्सपर्ट्स हैं इसको एनालिसिस करते हैं थ्रू द एक्सपीरियंसेस, क्योंकि वो प्रीवियसली बहुत सी एप्लीकेशन लगाई हैं जिनके अंदर में हमें वीज़ा मिले भी हैं और वीज़ा रिजेक्ट भी हुए हैं। तो हमारे लिए एक लेसन होता है कि ये जो वीज़ा मिला है क्यों मिला है इसको, और जो ये वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो क्यों रिजेक्ट हुआ है, ताकि हम जो नई नेक्स्ट प्रैक्टिस करें या नया एप्लीकेशन करें तो हम अपना जो एक्सपीरियंस है उसके अकॉर्डिंग, प्रीवियस हिस्ट्री के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें। क्योंकि हमने नंबर ऑफ एप्लीकेशंस लगाई होती हैं, ज़्यादा एप्लीकेशंस लगाई होती हैं। एक कॉमन आदमी क्या होता है कि वो खुद, उसने कभी अपनी किसी की एप्लीकेशन नहीं लगाई, वो खुद की एप्लीकेशन पहली बार दफ़ा लगा रहा है, तो वो तमाम तरह की मिस्टेक कर सकता है। लेकिन जो एक एक्सपर्ट होता है उसने तमाम एप्लीकेशनें लगाई होती हैं, बहुत सी एप्लीकेशनें लगाई होती हैं, जिसका एक अहम कारण होता है कि उसको एक्सपीरियंस है कि उसने स्टूडेंट्स को एप्लीकेशन लगाई थी लेकिन वो रिजेक्ट हुई, तो रीज़न क्या रहे, कहाँ पे उसने लैक्स किया, और ये एप्लीकेशन लगाई थी उसको वीज़ा मिला। इस चीज़ का एडवांटेज जो है एक ऑर्डिनरी क्लाइंट हमारी एक्सपर्टी का एडवांटेज ले सकता है अपना वीज़ा थ्रू द रिकॉग्नाइज्ड और अच्छे कंसल्टेंट के जरिए अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करके। ये तो एक कॉमन इन्फॉर्मेशन थी, और इसके अलावा भी मैं थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ें ये भी बता दूं आपको कि यूके का जो वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है वो 95 यूरो फीस है। यूके की अगर पोर्टुगाल से आप अप्लाई कर रहे हो 95 पाउंड्स, नॉट यूरो, सॉरी, 95 पाउंड्स जो है यूके की फ़ीस है, अप्रॉक्सीमेटली 120 यूरो, जो कि यूके एम्बेसी की जो कॉन्सुलेट सेक्शन की फ़ीस है। इसके अलावा उनकी एजेंसी है जिसके थ्रू एप्लीकेशन होती है, जो आपकी एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करती है और आगे फर्दर एम्बेसी को फॉरवर्ड करती है, वो उसका नाम है TSL। TSL की जो फीस है 120 यूरो है, प्लस उसके बाद में उनकी डॉक्यूमेंटेशन की एडिशनल फीसेज हैं 68 यूरो एंड 38 यूरोस। तो ये आपने उनको एजेंसी जो है TSL को पे करनी होती है, और फर्दर एम्बेसी की फ़ीस एम्बेसी को पे करनी होती है। ये 4 तरह की फीसेज लगती हैं। यूके कॉन्सुलेट की फ़ीस, 3 फीसें जो TSL जो उनका सेंटर है जो आपकी एप्लीकेशन को लेता है, यूके एम्बेसी को फॉरवर्ड करता है, उसके रीबैक आपका पासपोर्ट लेता है और आपको डिलीवर करता है, जिनमें 2 फीसेस जो ऑब्लिगेटरी हैं, एक अपॉइंटमेंट की फ़ीस है और एक उनकी डॉक्यूमेंटेशन भेजने की फ़ीस है। ये इंपॉर्टेंट ऑब्लिगेटरी फीसेस हैं। जो 338 है वो डॉक्यूमेंट स्कैन करने की फ़ीस है। डॉक्यूमेंट आप खुद भी स्कैन कर सकते हो या आपका एक्सपर्ट जो है वो भी स्कैन कर सकता है।
और जो मैंडेटरी यूके एम्बेसी की फीस है 95 पाउंड्स, वो मैंडेटरी पे करनी है, जो फीसेस के बारे में मैंने बताया आपको। और इसके बाद वो जो प्रोसेसिंग टाइम है, स्टैंडर्डाइज प्रोसेसिंग टाइम जो इनका अप्रॉक्सीमेटली 30 to 45 डेज लग रहे हैं। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रहे, जब भी आपने ट्रैवल करना है तो आपका वीज़ा एप्लीकेशन लगाते समय ट्रैवल का जो डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है, वो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 60 दिन का होना चाहिए, ताकि ऑफिसर को आपकी फाइल को एनालिसिस करने में और आपके प्लान को समझने में और उसको रिलायबिलिटी लगे कि आदमी पहले से प्रिपेयर होकर चल रहा है, टाइम मिले। इसके अलावा जो चेक लिस्ट है, जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट की लिस्ट है, मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है। हमने एक प्रेजेंटेशन भी तैयार की है 8 से 10 पेजेस की, जो कि मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोग लगा रहे हैं, जिसके अंदर में हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर जो है एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि आप यूके का जो टूरिज्म वीज़ा है, शॉर्ट ड्यूरेशन वीज़ा है, विजिटिंग वीज़ा है, फैमिली मीटिंग वीज़ा या बिजनेस वीज़ा है, वो कैसे आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड कर सकते हैं। इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेशन जो है हासिल हुई होगी अपने आप को पुर्तगाल से यूके का वीज़ा जो प्रोसीड करने के लिए। अगर इसके अलावा फिर भी आप और इन्फॉर्मेशन और अहम जानकारियाँ लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर में और स्क्रीन के अंदर में स्क्रॉल चल रही है, जिसके अंदर में हमारी टीम के, हमारे एक्सपर्ट के कॉन्टैक्ट नंबर डिफाइन किए गए हैं। कॉन्टैक्ट नंबरों पर रब्ता करके और बेहतरीन और सटीक इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अपने आप को यूके का जो टूरिस्ट वीज़ा है पुर्तगाल से प्रोसीड करने के लिए, ताकि वीज़ा अप्लाई करने से पहले ही आप अच्छे से और गहराई से ये समझ सकें कि आपका वीज़ा जो है अप्रूव कैसे होगा या आपका वीज़ा रिजेक्ट होने के कौन कौन से अहम कारण बन सकते हैं। इन तमाम चीज़ों के बारे में आप जानकारी के लिए हमारे दिए हुए स्क्रॉल के नंबरों के ऊपर में कॉल करके हमारे एक्सपर्टी से राय ले सकते हैं। और इस तरह का अहम टॉपिक लेके हमारी टीम नेक्स्ट टाइम आपके तक हाजिर होगी, जिसके अंदर में हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि पुर्तगाल से आप यूके के अलावा यूएस या कनाडा, ऑस्ट्रेलिया या न्यूजीलैंड में वीज़ा किन कारणों के कारण आप अवेल कर सकते हो या किन ऐसे तमाम कारणों के कारण आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम एलैबोरेट और एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे यानी कि DS सैनी को दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद।